थॉरफिन की पूरी लाइफ बैटल, रिवेंज और स्लेवरी में गुजरी है। इसलिए अब उसका ड्रीम है एक ऐसा लैंड विनलैंड में बनाने का जहाँ पे ना ही कोई वॉर हो, ना ही स्लेवरी, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन, जो वो सीजन 2 के एंड में अनाउंस भी कर देता है, जिसके चलते उसकी पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करती है और इनर, लीफ और बगाए इस ड्रीम के शुरुआत से ही हिस्सेदार थे। तो वो तो साथ चलने को रेडी थे ही, लेकिन एक इतना बड़ा लैंड या फिर कंट्री बनाना जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर किसी को रहने का अधिकार हो, वो आसान तो नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे और साथ ही में बहुत सारा गोल्ड भी। तो लीफ उन्हें सजेस्ट करता है कि वो हाफडेन से मदद ले सकते हैं, जो एक लोकल पावरफुल लैंड ओनर था और वही इकलौता था जो उन्हें इतना सारा गोल्ड दे सकता था। तो इनर, बगाए और थॉरफिन प्लानिंग के साथ हाफडेन से मिलने चले जाते हैं। वहीं हाफडेन के बेटे सीगार्ड की शादी होने वाली थी, तो हाफडेन अपने बेटे को एक टर्न और एक लैंड गिफ्ट करता है। टर्न बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड को कहा जाता है, जो हमें बार बार सीरीज के अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि वो आजाद पंछी हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जब उन्हें पिंजरे में रख दिया जाता है तो वो स्लेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हाफडेन के केस में ये तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेंगे, काइंड ऑफ एक मेटाफोर की तरह। खैर, हमारे थॉरफिन की टोली निकल पड़ती है उससे मिलने के लिए, लेकिन उनकी शिप पे एक लड़की देखने को मिलती है जो छुपी होती है और उसका नाम गुडरेड होता है, जो शिप पर ट्रैवल करना चाहती है। और इस एरा में लड़कियों को अलाउड नहीं होता है कि वो विमेन होके सेल कर सकती हैं। तो वो लीव से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अपने सपने को पूरा करने की आजादी मिले और वो उन्हें अपने साथ ले चले, क्योंकि लीव ने बचपन में उससे प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो पक्का उसको ले जाएगा। क्योंकि लीव को ऐसा लगा था कि जब ये बड़ी होगी तो ये ऑब्वियसली इस चीज को भूल जाएगी, लेकिन गुडरेड इस चीज को नहीं भूलती है। लेकिन लीव चाह के भी उसे अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, तो गुडरेड अपना डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए अपने बाल काट लेती है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है इस एरा के अंदर। और वो उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे जा ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो लीव और थॉरफिन उसको उठा के शिप पर लेके जा रहे होते हैं ताकि उसकी देखरेख कर सके, लेकिन तभी वहां पे सीगार्ड आ जाता है, जो ये सिचुएशन देखने के बाद ऐसा सोच लेता है कि गुडरेड को लीव किडनैप करके ले जा रहा है। तो वो अपने बाप यानी कि हाफडेन की चेन्स को इस्तेमाल करता है और सीधा अटैक कर देता है लीव के ऊपर। लेकिन थॉरफिन बीच में आके उस अटैक को डॉज कर लेता है, मतलब ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से तो सीगार्ड एक और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे हाफडेन आ जाता है, जो सीगार्ड को रोक देता है, क्योंकि वो लीव को जानता है। और ऑब्वियसली जाने क्यों ना, क्योंकि गुडरेड का जो एक्स हस्बैंड था वो लीव का छोटा भाई था और अभी सीगार्ड की शादी किसी और से नहीं बल्कि गुडरेड से ही हो रही होती है। जो सुन के लीव तो चौंक जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज उसको नहीं पता थी। ऐसा नहीं कि उसको कोई दिक्कत थी, क्योंकि उसका भाई तो ऑलरेडी मर चुका है और अब भला गुडरेड कब तक वेट कर सकती है। लेकिन उसको ये चीज पता नहीं थी कि उसकी शादी दोबारा से तय हो चुकी है, क्योंकि वो तो थॉरफिन के साथ काफी सारे एडवेंचर्स कर रहा था। और देखो, शादी जो है वो बेसिकली गुडरेड की मर्जी से नहीं हो रही होती है, वो उसकी बड़ी बहन यानी कि टुला वो तय कर देती है, क्योंकि गुडरेड जो है अभी काफी यंग है और उसके सामने उसकी पूरी लाइफ है, तो वो ऐसे विधवा होके नहीं निकाल सकती है। तो उसकी खुशियों के लिए ही उसकी शादी तय कर देती है। और लकीली उनको एक बहुत ही अमीर घराने यानी कि हाफडेन के बेटे का रिश्ता आता है, तो वो भला कैसे मना कर सकते हैं। अब हाफडेन इतना अमीर और पावरफुल होने के बाद भला गुडरेड से अपने बेटे की शादी क्यों करवा रहा होता है, क्योंकि गुडरेड एक स्ट्रॉन्ग विमेन है, तो उससे उनके आगे की जनरेशन स्ट्रॉन्ग ही होगी। जबकि ही नोज कि गुडरेड शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके लिए ये सब बस एक सौदा होता है। जबकि उसकी वाइफ एस्ट्रेड काफी बार वार्न कर चुकी होती है, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्कल फॉर्मूला चलता है, मतलब सिर्फ मर्दों की सुनी जाती है। खैर, हमें हाफडेन का एक टिपिकल रूथलेस लैंड ओनर वाला मोड देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बंदा है ये इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ये बेसिकली अपने कर्जदारों को ही अपना गुलाम बना लेता है। बेसिकली जिसका कर्जा नहीं चुका पाता है ये उसके प्राइड को कुचल देता है और उसको अपना स्लेव बना लेता है। इसलिए हमें शुरुआत ही में एक टर्न को रिप्रेजेंट किया गया था मेटाफोर के रूप में, जो स्लेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, हमें आगे दिखाया जाता है एक कैरेक्टर हारोड, जो अपने डेड को चुका नहीं पाता है, तो हाफडेन उससे पब्लिकली कन्फ्रंट करता है। बेसिकली हारोड ने अपनी जमीन और अपने प्राइड को गिरवी रख के पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई तो उसने हाफडेन के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और पैसे देने से मुकर गया था। तो हाफडेन अपनी चेन से उसे पकड़ लेता है और अपने आदमियों को सौंप देता है, क्योंकि अब उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। खैर, जैसे ही हाफडेन हार्लॉर्ड से फ्री हो जाता है तो हमारे इनर, थॉरफिन, बगाए और लीफ अपने विलन
विनलैंड का जो प्लान है वो हाफडेन को प्रेजेंट करते हैं कि उनको एक ऐसा लैंड बनाना है जहां ना कोई वॉर हो, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन, ना ही स्लेवरी। लेकिन उसके लिए उन्हें काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, काफी सारा गोल्ड चाहिए होगा, काफी सारी फूड सप्लाईज और काफी सारी शिप्स, ताकि वो एक पीसफुल लैंड को डेवलप कर सके, जिसके लिए उन्हें 100+ वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, जो सुनने में ही कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लग रही है। और कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही तो नहीं करेगा, और ऑब्वियसली कोई बिजनेसमैन होगा तो वो तो बहुत ज्यादा पूछताछ करेगा। लेकिन हाफडेन सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि अगर तुम्हारे ये विनलैंड बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ तो मेरी किस्तें कौन चुकाएगा। अब देखो, वो बिजनेसमैन है, वो ये सवाल तो पूछेगा ही, लेकिन इसके पीछे एक रीजन और ये भी होता है कि ये विनलैंड बनाने का जो सपना था वो थॉरफिन से पहले लीफ का छोटा भाई यानी कि गुडरेड का एक्स हस्बैंड वो भी निकला था और वो मारा गया था, जो लीफ जानता था और ये बात हाफडेन को भी पता थी। तो थॉरफिन शॉक हो जाता है ये सुन के कि आज तक लीफ ने उसको ये बात क्यों नहीं बताई। तो उसका एक रीजन था, क्योंकि लीफ का जो छोटा भाई था उसको लड़ने का बड़ा शौक था। तो जब उसके सामने लुटेरे आए तो उसने पहले तलवार उठाई, जिसके बदले में वो मारा गया था। लेकिन ऑब्वियसली लीफ की तरह हम सभी जानते हैं कि थॉरफिन की पर्सनालिटी कैसे है। आई हैव नो एनिमीज, ये लाइन ऐसे ही मशहूर नहीं है, थॉरफिन लड़ना छोड़ चुका है। और ये बात लीफ भी जानता है कि थॉरफिन ये अपना सपना पूरा कर सकता है। उसको थॉरफिन पे ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए उसने ये बात आज तक नहीं बताई थी। लेकिन ऑब्वियसली हाफडेन तो पूछेगा ही, तो वो ये पूछता है सीधा सवाल सभी से, और इन कॉन्वर्सेशन के बीच में उसे ये पता चल जाता है कि थॉरफिन ही इन सब का लीडर है। तो वो थॉरफिन को नॉमिनी बना देता है, तो वो थॉरफिन को ही डेजिग्नेटेड बोरोवर बना देता है। मतलब अगर उनका प्लान पूरा नहीं हुआ तो थॉरफिन उसके पैसे चुकाएगा, लेकिन वो थॉरफिन को उतने ही पैसे देगा जितनी उसकी फैमिली की जमीन हो। मींस अगर वो नहीं चुका पाया तो वो उसके परिवार की पूरी जमीन ले लेगा, जिसको ऑब्वियसली थॉरफिन मना कर देता है। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि थॉरफिन की अपनी फैमिली की जमीन के ऊपर कोई हक नहीं था, तो वो उसको एज अ कोलैटरल यूज नहीं कर सकता है। कोलैटरल का मतलब होता है कि तुम बदले में क्या रख रहे हो। जब तुम कोई चीज उधार ले रहे हो तो तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसी को कोलैटरल कहा गया है। अब बिना कोलैटरल के तो अपना भी उधार नहीं देता है, तो भला हाफडेन कैसे दे देता। तो हाफडेन उसके प्राइड को कोलैटरल की तरह यूज करने के लिए बोलता है, जिसके लिए उसको उसके बूट को चूमना पड़ेगा। जो हाफडेन को ऐसा लगा था कि उसके प्राइड को तोड़ने में उसे मजा आएगा, लेकिन चीजें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलती है, क्योंकि थॉरफिन पे प्राइड नाम की कोई चीज नहीं होती है। उसे वो अहंकार नहीं होता है कि वो ही बहुत बड़ा है, तो वो एकदम से उसके पैर को चूमने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत ही छोटी कीमत है अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तो वो एकदम से उसके पैर के पास गिर जाता है और उससे पूछता है कि कौन सा, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला। लेकिन हाफडेन समझ जाता है कि इसमें कोई फन नहीं है, तो वो दोनों पैर पीछे कर लेता है और उसे पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि नो कोलैटरल नो मनी। लेकिन अपने बेटे की शादी के होने की वजह से वो उनको एक कॉन्सोलेशन प्राइज दे देता है, जो होता है नर्वल हॉर्न्स। मींस ये यूनिकॉर्न के हॉर्न्स होते हैं, जो थॉरफिन नहीं जानता था कितने रेयर होते हैं। तो लीफ उन्हें बताता है कि ये हॉर्न्स की कीमत ग्रीस में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां इन्हें बहुत रेयर समझा जाता है। लेकिन ग्रीस से आइसलैंड का जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब जितना मुश्किल उन लोगों के लिए विनलैंड जाना है, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये चीज हाफडेन ऑलरेडी जानता था, इसलिए उसने ये चीज दी थी, क्योंकि वो परखना चाहता था कि थॉरफिन अपने मिशन के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। काइंड ऑफ ये उसके लिए एक सिंबॉलिक टेस्ट था, जो उसके रिजॉल्व को चेक करने के लिए उसने यूज किया था। क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा ही, साथ में रास्ते में बहुत सारे पायरेट बीस्ट भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये जर्नी काफी डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था, तो सब मान जाते हैं और उनके इस प्लान के बारे में गुडेड भी सुन लेती है। तो लीफ उसे पहले ही बोल देता है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी शादी है। तो बेचारी चुपचाप अपने अरमानों के ऊपर पानी डाल के सो जाती है। लेकिन इस बंदी की पर्सनैलिटी देख के ही तुम बता सकते हो कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी ही करेगी। ये ऐसे तो अपने अरमानों के ऊपर पानी नहीं डालने वाली है। खैर, लीफ बुढ़ा हो चुका है, लेकिन एडवेंचर्स के नाम पे वो हमेशा रेडी रहता है। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा होता है वो उसके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि कोई तो उनका ध्यान रखने के लिए होना चाहिए। बगाए पे तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो बगाए उसका बेटा ही है, लेकिन छोटा बेटा है। तो लीफ साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर वो भी साथ चला तो ग्रीनलैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कौन लेगा। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ग्रीनलैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हो। और ये सारी चीजें गुडरेड एक बार फिर से सुन लेती है, तो वो एक बार फिर से बोलती है कि वो समझ गई है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे शादी करके यहाँ रहना है। मतलब वो सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब वो अपनी डेस्टिनी को कबूल कर लेती है। जो सुन के लीफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जो सच नहीं था। गुडरेड सिर्फ अपने आप को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था।
और वो अब ज्यादा एक्ट नहीं कर सकती है, तो वो लीव से एक और मौका मांगती है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो भी उनके साथ चलने के लायक है। तो लीव उसे शिप रूफ को लिफ्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी थी और लीव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो नहीं कर पाएगी। इवन बग आई के लिए भी ये काफी बड़ा चैलेंज होता, लेकिन गुडरिड अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के उसे उठा ही लेती है, जो देखने के बाद लीव और बग आई दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तो गुडरिड उससे पूछती है कि अगर वो एक मर्द होती तो क्या वो उनके साथ चलने लायक होती। तो लीव उसे बोलता है विदाउट एनी हेजिटेशन कि हाँ, जो सुनकर उसे अच्छा लगता है और वो वापस चली जाती है। और फाइनली गुडरिड की शादी हो जाती है, मतलब बेचारी को करनी पड़ती है, और उसकी बड़ी बहन उसको हनीमून के लिए रेडी कर देती है और उसको सीगार्ड के रूम तक छोड़ के आती है ताकि अच्छे से ये नाइट निकल सके। लेकिन जब सीगार्ड हनीमून को शुरू करता है उसी टाइम पे गुडरिड से एक्ट नहीं किया जाता है और वो पता नहीं अनकॉन्शियसली उसको स्टैब कर देती है उसके बैक थाई पे, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलता है और उसको स्टैब करने के बाद वो वहां से भाग जाती है। अब सीगार्ड इतना ज्यादा भी इंजर्ड नहीं था कि वो खड़ा ना हो पाए, तो वो खड़ा होता है, अपने आदमियों को बुलाता है और उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। लेकिन गुडरिड बहुत ही ज्यादा चालाक थी, वो अपने पैरों के निशान को छुपाते हुए बर्फ में भाग जाती है और कहीं छुप जाती है, जिससे सीगार्ड के आदमी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीव के कुछ सेलर्स गुडरिड को ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो एक बैरल के अंदर छुपी हुई होती है। तो लीव उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो गुडरिड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और गिल्ट के साथ बोलती है कि उसने अपने हस्बैंड को स्टैब कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो वापस नहीं जा सकती है। अब हाँ, सीगार्ड को कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी और साथ ही उसे खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है। तो वो चीख चीख के बोलती है कि मैं स्टूपिड हूँ, सेल्फिश हूँ और ना ही मैं एक औरत बन के पैदा हुई हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन स्टिल मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं सेल करना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो इस मोमेंट पे भी चली जाती है तो टुल्ला के साथ बहुत गलत हो सकता है। तो लीव और थॉरफिन उसे फुल सपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ आ सकती हो, क्योंकि अब ऑब्वियसली उसके लिए वापस जाना सेफ नहीं होगा। लेकिन वो साफ साफ पूछता भी है कि जर्नी तो ये भी आसान नहीं होने वाली है और यहाँ से जिंदा वापस आना शायद पॉसिबल भी नहीं होगा, क्या तुम फिर भी चलना चाहती हो। तो गुडरिड बिना हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे जाना है। कि तभी गुडरिड की स्ट्रिक्ट बहन खुद चुपके से डॉक पर आ जाती है और सीक्रेटली उसको इनकरेज करती है कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जा सकती है, जो सुन के गुडरिड रोने लग जाती है क्योंकि उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बहन उसको सपोर्ट करेगी। और इसी के साथ वो थॉरफिन की टोली के साथ सफर पर निकल जाती है। लेकिन ये जो कांड सीगार्ड के साथ हुआ है वो ऑब्वियसली हाफडेन तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो सीगार्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि भला तेरी बीवी कैसे भाग सकती है, तू मतलब इतना मर्द भी नहीं है कि तू अपनी बीवी को रोक सके। वहीं सीगार्ड एक रेजोल्यूशन लेता है कि वो तब तक घर वापस नहीं आएगा या फिर आइसलैंड तक वापस नहीं आएगा जब तक वो अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं लेता है। तो हाफडेन उसे बता देता है कि वो ग्रीस गई है क्योंकि उसे पता होता है कि वो थॉरफिन के साथ ही जाने वाली थी। और ये सुन के सीगार्ड को थॉरफिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर लीव गुडरिड को साफ साफ बोल देता है कि तुझे कोई भी लड़की वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और गुडरिड इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो लीव की सारी शर्तों को मान लेती है क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक चीज ही मैटर करती है, जर्नी। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में हमें देखने को मिलता है कि वो उल्टियों पे उल्टियां करी जा रही है क्योंकि उसको मोशन सिकनेस है। और ये देखने के बाद सभी बोट पे जितने भी लोग होते हैं उनके रिएक्शन काफी ज्यादा फनी होते हैं। तो वो बस बोल रही होती है कि बस मुझे लैंड पे उतार दो, लैंड पे उतार दो। लेकिन पूरे 6 दिन की जर्नी कवर करने के बाद उन्हें एक लैंड दिखाई देता है जो था फिरोई आइलैंड, जहां जाते ही गुडरिड लिटरली में जमीन को हक कर लेती है। अब यहाँ पे भी लीव को काफी सारे लोग जानते थे, मतलब उसके कनेक्शन हर जगह होते हैं, जो थॉरफिन अप्रेस करता है कि इस स्ट्रेंथ से वो चीजें अचीव की जा सकती हैं जो एक स्वॉर्ड के बल पे नहीं की जा सकती हैं। और वैसे ये वही जगह है जहां लास्ट टाइम थॉर ने अपनी स्वॉर्ड यूज करी थी, जबकि वो स्वॉर्ड कभी यूज नहीं करना चाहता था। तो थॉरफिन सोचता है कि क्या वो बिना स्वॉर्ड यूज किए वायलेंस को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि वो जिस रास्ते पे निकला है वहां वायलेंस डेफिनेटली आने वाला है। तो इनर उसे इंकरेज करता है कि ही नोज कि थॉरफिन क्या फील कर रहा है और उसे पूरा भरोसा है कि वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। यही उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। और इनर की बातों से थॉरफिन को काफी अच्छा क्लोजर मिलता है, जिसके बाद जर्नी दोबारा से शुरू होती है और सिर्फ काफी दिनों तक स्टॉर्मी और रफ वाटर को फेस करती है, जिससे क्रू तो काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन लीव काफी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करता हुआ चलता चला जाता है और वो फाइनली नॉर्थ सी
फेट आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे एक वॉर हुई थी। तो अब सारी चीजें सही हैं या नहीं वो चेक करने के लिए थॉरफिन आगे जाता है और बाकी सभी लोगों को डॉक पे ही रहने के लिए बोल देता है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है, हमें कुछ नए मॉन्स्टर परछाई में देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है और कौन है और आगे उनकी जर्नी में क्या लिखा है, ये हम कवर करेंगे अगले पार्ट के अंदर। अगर तुम्हें मांगा पढ़नी है तो तुम चैप्टर 111 से पढ़ सकते हो, क्योंकि हम चैप्टर 110 तक अभी तक कवर कर चुके हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब मांगा से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं उन्हें थोड़ा जल्दी डालने की कोशिश करूं। बाकी कोशिश तो रहेगी। बाकी फॉलो फॉर मोर एंड स्टे ट्यून। बाकी ऐसे ही मोर वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।